Good morning friends, I am Aarti from Gupta's classes. आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, जैसा आपको पता है कि हमने सीईटी प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक सीईटी के एचएसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं कॉमर्स बेस्ड, उनके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन जितना भी था वो सब कवर कर चुके हैं। अब जल्दी जल्दी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा एक नज़र डाल ली जाए। ओके, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए हम कंप्लीट कर चुके थे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। ओके, देखिए क्या गिवन है। चलिए आज कलर चेंज कर लेते हैं। बहुत दिन से यही वाला कलर हम लेके चल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, नोट द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की डेफिनेशन इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, हम आंसर्स समझेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अगर हम एक एक ऑप्शन देखेंगे तो एक दिन में 20 to 30 क्वेश्चन ही हम कर पाएंगे। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है। कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द कंज्यूमर और एंड यूज़र व्यू पॉइंट। ये गलत है। कॉस्ट को हम एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। कॉस्ट हम कैसे देखते हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर क्या क्या हमने खर्च किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, प्रैक्टिकल हम एक भी नहीं करेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेजिडेंशियल स्टेटस टू बी डिटरमाइंड फॉर। रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस पर कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। हम प्रीवियस ईयर को देखकर ही क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चूज द करेक्ट आंसर विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। Families pension received by a widow of a member of the armed forces where the death of the member has occurred in the course of operational duties। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि फोर्स में पर्सन था, उसकी वहाँ पे ड्यूटी के टाइम जो हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ जो है उनको पेंशन दी जाती है। ठीक है, ओके, तो वो सरकम एंड उसको आप कैसे दिखाओगे इनकम टैक्स एक्ट में, तो वो टोटली क्या होगी, एग्जेम्प्टेड होगी अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 19। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में जो लॉस होता है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, उसको हम क्या करते हैं, आने वाले नेक्स्ट ईयर में लेके जा सकते हैं, यानी कि उसको कैरी फॉरवर्ड हम कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Which among the following is covered under section 80CC of the Income Tax Act 1961। ये हमने अभी भी किया था। जो 1961 एक्ट के अंडर में आता है वो कौन सी स्कीम आती है, पेंशन स्कीम आती है। ओके, Which among the following is not considered as an economic activity and hence not included in calculation of our national income। यानी कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी है जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो उसमें आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे। जो आपने मनी चैरिटी में दी है, ये कैसी एक्टिविटी है तो ये इकोनॉमिक पैसा दे रहे हो, लेकिन मेन जो है हम बिजनेस पर्पज़ या कॉमर्स के पर्पज़ से इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनका जो आप रूटीन में लेन देन करते हो, जो आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से एक्टिविटीज़ करते हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, तो ये चैरिटी में आप दे रहे हो, ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं दे रहे हो, तो ये एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई और इसको आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं करोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए। ए ज़ीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑब्टेन नेसेसरली इन अ ईयर वेयर एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखिए
जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कब होगा, इज़ बोथ फॉलिंग एंड राइजिंग इन अ ईयर, यानी कि जब इक्वल अमाउंट में फॉलिंग राइज चलता रहेगा तब आपका ज़ीरो रेट इन्फ्लेशन होगा, राइट। ओके, ये आंसर यहाँ पे गलत है। हो सकता है ये एचएसएससी ने ये वाला आंसर माना हो और बाद में कुछ हुआ हो, लेकिन आंसर इसका करेक्ट क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। रॉन्गली मैच क्या किया हुआ है, टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, यूनियन लिस्ट, ये ठीक है, ठीक है। ट्रेड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। रेलवेज वाला, फ्रेट वाला यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। सेंट्रल टैक्सेस ऑन इनकम एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये गलत है, ये ड्यूटीज कलेक्टेड बाय यूनियन बट अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, नो। ओके, नेक्स्ट देखिए, पब्लिक डेप्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू पार्ट्स, ठीक है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट, ये हम सभी को पता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इंटरनल डेप्ट, आपके ट्रेजरी बिल, मार्केट बोरोइंग्स, वेज, ये सब इंटरनल डेप्ट हैं, ठीक है। ओके, ये सब क्या है हमारे पास, इंटरनल डेप्ट है, बट जो आपके पास स्टेट प्रोविडेंट फंड है वो इंटरनल डेप्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द रीजन फॉर इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस द सेम ओवर द ईयर्स हैज़ बीन दैट, यानी कि वर्ष के दौरान जो संरचना है उसमें, ठीक है, कमोबेश एक जैसे बने रहते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसका वो सेम बना रहता है कुछ ईयर्स, वर्ष, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अभी तक जो पीपल्स हैं वो अनअवेयर हैं, यानी कि उनको अभी तक नॉलेज नहीं है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉपर, ठीक है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर मोर मार्क्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर में जो होता है वो आय की इनइक्वालिटी होती है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए, टू नो वेदर द रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअर, यानी कि रिच जो है रिच होते जा रहे हैं, पुअर जो पुअर होते जा रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर, ये मतलब कि इन इस चीज़ के लिए हमें किसकी तुलना करना ज़रूरी है, जो इसके लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो किस वे में, किस अकॉर्डिंग की जा रही है। आंसर क्या आ जाएगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम्स रिसिपिटेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि जो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में हम इनकम को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किस वे में कर रहे हैं, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए ये जानने के लिए कि रिचर जो है रिच होते जा रहे हैं और पुअर जो है पुअरर होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स बेस्ट करेक्टराइज द ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, क्या आ जाएगा इसमें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ओकुन्स लॉ, ठीक है, ओकुन लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा आपके पास करेक्ट है, ठीक है। देखिए, ये नियम क्या बताता है हमें, ये हमें जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें नॉलेज देता है, उसका क्या रिलेशनशिप है ये हमें ये बताता है, ठीक है। क्या बताता है, ओकुन लॉ, एक मिनट रुकिए, हम जस्ट वेट, एक सेकेंड, ठीक है। जो ओकुन लॉ है, ओकुन लॉ नाम से ही पता लग रहा है किसने दिया था, ओकुन ने दिया था, कब दिया था, 1960, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमेरिका की जो इकोनॉमिक थी उसकी स्टडी करने के बाद ये लॉ दिया। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी बेरोजगारी है और आर्थिक विकास है उन दोनों में क्या कनेक्शन है, यानी कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में उन्होंने बताया था, ओकुन लॉ। ओके, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि
बेरोजगारी और विकास दर, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। ओके, आगे देखिए, ओनली द सिग्निफिकेंट इवेंट्स, हमें सिर्फ सिग्निफिकेंट इवेंट्स लेने हैं विच अफेक्ट द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर द प्रिंसिपल। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि हमें सिर्फ वही सिग्निफिकेंट लॉ लेने हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो क्या है, मटेरियलिटी। ओके, आगे देखिए, Which of the following statement best describe as to why an independent financial audit is conducted? ठीक है, वो हम क्यों करते हैं इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, जिससे हमें क्रेडिबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की विश्वसनीयता का पता लगता रहे और वो उनकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो बेसिक एजम्पशन है वो क्या नहीं है, वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी बहुत इजी आई हुई है। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री इज़ डन, ये कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है? देखिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपकी पॉलिसीज़ वगैरह आ जाती है, सेकंड में आपकी इन्वेंट्री, थर्ड में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आपको ये सभी लर्न करने पड़ेंगे सीक्वेंस वाइज। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जिन्हें आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है, टच नहीं कर सकते हो। व्हीकल को आप टच कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी को भी कर सकते हो, फर्नीचर को भी। हम गुडविल को क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। रेपुटेशन, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ कंपनी और बिजनेस। ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज फॉलोड इन विच टाइप ऑफ अमलगमेशन। पूलिंग जो मेथड है वो किस टाइप के अमलगमेशन में यूज़ होता है? नेचर ऑफ, उसका नेचर कैसा होता है, मर्जर का। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट, इफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज डेबिटेड टू मैकेंटर स्टॉक अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी स्टॉक। देखिए, डायरेक्ट पता लग रहा है हमने क्या किया है, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, प्रिंसिपल का एरर किया है कि हमें वो प्रॉपर्टी अकाउंट में क्या करना था, प्रॉपर्टी अकाउंट में डेबिट करना था, बट हमने स्टॉक अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से पता लग रहा है कि किस टाइप का एरर है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल। SLR स्टैंड फॉर SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब देखिए, लिक्विडिटी इसमें भी गिवन है, इसमें भी फर्स्ट वर्ड है। S का मतलब क्या होता है, स्टैच्यूटरी, L का मतलब लिक्विडिटी, R का मतलब रेशियो। ओके, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रांसफ़र टू, जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहले का होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट्स आ जाएगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो क्या होते हैं, वो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है। इसमें आपका जैसे हो गया कैश, बैंक, स्टॉक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिनको आप जितनी जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है, सिंपल कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, नेक्स्ट, in marine hull -% of premium income is carry forward as provision for and the balance is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रोविज़न कितने के लिए बनाया जाता है, जो मैरिन हल होता है उसमें होता है 100%, पूरे के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। बट जो जर्नल इंश्योरेंस आपके पास होते हैं, ठीक है, उसमें आपका होता है ये 50%। ओके, इसके बाद देखिए क्या है, a change in the estimated life of assets which necessitates adjustment in the depreciation is an example of। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज का हो रहा है उसका। अमंग द फॉलोइंग हु इज़ नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट अ CA ऑफ कंपनी। अब कंपनी का जो CA है वो कौन अपॉइंट नहीं कर सकता, बॉडी कॉर्पोरेट, प्रोप्राइटरी फर्म भी कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी और LLP भी। ओके, नेक्स्ट,
tenure of an auditor in a company if the annual general meeting is adjourned will be over। ठीक है, या तो इसमें आएगा आपका 6 मंथ, ठीक है, यानी कि 6 मंथ में, या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजीएम। ठीक है, जो एजीएम है वो कंप्लीट होने के बाद। ओके। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, इसमें हम रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगा डैश इज एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द मैनेजमेंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो स्टाफ के द्वारा ये किया जाता है वो क्या होता है, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो ओपिनियन भी देगा, एश्योरेंस भी करता है, ट्रू एंड फेयर व्यू भी देता है, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स के लिए वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इन ऑडिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑडिटर डील्स विद डैश टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। परसुएसिव, ये लाइन बार बार आती है, ये परसुएसिव या कंक्लूसिव नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, डैश डील्स विद इवेल्युएशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स बाय टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, देखिए, जो ट्रांजेक्शन्स बाय टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स की डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर्स से रिलेटेड होते हैं वो आपके होते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, टाइप 1 ऑडिट रिपोर्ट्स आर इशूड बाय सर्विस प्रोवाइडर ऑडिटर इफ द, अगर क्या हो, इंटरनल कंट्रोल आर डिज़ाइन एफिशिएंटली, अगर इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन एफिशिएंटली किया गया है। ठीक है, आगे, मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड ऑफ कॉस्ट एज पर। अब देखिए, ये हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कॉस्ट पर, एलिमेंट, बेसिस ऑफ एलिमेंट, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, जो जो एलिमेंट हमने बनाए हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके बेस पर ही हम इन सबको क्लासीफाई कर सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, इन कॉस्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स। जब हम एक कोर्स को रिजेक्ट करके दूसरे अल्टरनेटिव कॉस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो जो सेक्रीफाइसिंग की कॉस्ट होती है उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की जो है वो कॉस्ट देखने को मिलती हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पता लग गया, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स फॉरगॉन, यानी कि एक चीज़ को छोड़ के उसका दूसरा अल्टरनेट हम यूज लेते हैं, जब एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है कॉस्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, दिस इज़ द कॉस्ट इन द करंट मार्केट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट्स, यानी कि वो कॉस्ट जो करंट है इस टाइम मार्केट में किसी भी एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट आर हाइपोथेटिकल और नॉमिनल कॉस्ट। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल और एक नोटेशनल कॉस्ट होती है, जो मतलब कि जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले, इसमें कैश का कोई भी चेंज एक तरीके से नहीं होता है। ओके, ऐसे ही आपकी आती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। और भी कॉस्ट है आपके पास, जैसे संक कॉस्ट। संक कॉस्ट की होती है, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनकर्ड की जाती है परचेजिंग अ कैपिटल एसेट्स। एक कैपिटल एसेट्स को संक कॉस्ट क्या होती है आपके पास, जो एक परचेज की जाती है कैपिटल एसेट्स, उसके लिए जो कॉस्ट आप पे करते हो, इनकर करते हो, जो भी आप कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, वो डिफरेंस करती है कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव डिसीजंस में। ठीक है, दो अल्टरनेटिव डिसीजंस हैं, उन दोनों की कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है डिफरेंशियल। रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट वो होती है जो एक स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन के लिए हम कॉस्ट इनकर करते हैं, वो आपकी होती है रेलिवेंट कॉस्ट। ओके, आपको ये टाइप ऑफ कॉस्ट जो है ध्यान में रखनी है, इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, पक्का आता ही आता है आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखिए एलोकेशन। ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए
आपके पास दिया हुआ है ए लोकेशन, अ पर्सन, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट और अ ग्रुप ऑफ दीज फॉर विच कॉस्ट मे बी एसर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। हम कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो क्या करते हैं, प्लेस, पर्सन और इक्विपमेंट मतलब कि एक ग्रुप बनाते हैं, वो क्या होता है, कॉस्ट सेंटर होता है। ठीक है, ओके, क्या होता है वो आपके पास, कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो नेचर में भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, राइट, क्या होती है वो नेचर में भी फिक्स्ड होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप्स इंटीरियर डेकोरेशन एट्सेट्रा यूजुअली फॉलोज। अब देखिए जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, और आपके पास इंटीरियर डेकोरेशंस हो गई, ये सब जो है ये क्या यूज़ करते हैं, ये आपके पास सब यूज़ करते हैं जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं ये सब, जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, जॉब कॉस्टिंग। अब देखिए आपके पास यहाँ दे रखा है कि जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ये क्या है, आपके टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है ये सारे। ठीक है, इसमें आपके पास जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, जॉब कॉस्टिंग वो इंडस्ट्री यूज़ करती हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के बेस पर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी, उनको जब कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तभी वो कंस्ट्रक्शन करेंगी। शिप बिल्डिंग हो गया आपका, ठीक है, रिपेयर शॉप्स हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, आपके इंटीरियर हो गया, ये सारे जब आपको कोई भी ऑर्डर मिलता है उसके बेस पर आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके बेस पर ही आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरर करते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके पास क्या है, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, ये वो इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं वेयर द सिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेट बैचेस, जहाँ पर सेम आर्टिकल्स बनते हैं डेफिनेट बैचेस में। ठीक है, हर बैच को हम कॉस्ट यूनिट की तरह प्रिपेयर मानते हैं। ठीक है, आपके पास इसके एग्जांपल्स कैसे हो गए, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गया आपका। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स जो बनाती हैं, जो आपकी मेडिसिन्स बनाती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, सेम चीज़ की बहुत सारी क्वांटिटी बनाती हैं। स्पेयर पार्ट्स हो गए आपके, टॉयज़ हो गए, टायर एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सारी किस में आ जाएंगी आपके पास, ये आ जाएंगे आपके पास बैच कॉस्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं एक तरीके से। क्या बोलते हैं, टर्मिनल कॉस्टिंग। ठीक है, टर्मिनल कॉस्टिंग जो क्या होता है, ये भी एक वेरिएंट है किसका, जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है, ये कब यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ में होता है, जैसे आप बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपका किस में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब कॉस्टिंग में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इन और बैच कॉस्टिंग में क्या आएगा, और आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, आगे आपके पास दिया हुआ है JIT पर परचेज स्टैंड फॉर। JIT का मतलब क्या होता है, JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं सारी। इन डैश ईच कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल परचेज्ड इज डिफाइंड सेपरेटली एज टू इट्स प्राइस। ठीक है, यानी कि खरीदी गई सामग्री के प्रत्येक प्रेषण को उसकी कीमत के रूप में अलग से पहचाना जा सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन प्राइस मेथड। ओके, टू अप्रोचेज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आर। ठीक है, टू अप्रोचेज क्या हैं इसकी, लैंड
landed cost and overheads. Time which is inherent, unavoidable or uneliminated is called नॉर्मल आइडियल टाइम, जिसको जो उसी के अंदर इंक्लूड होता है, अवॉइड भी नहीं कर सकते और एलिमिनेट भी आप उसे नहीं कर सकते, वो नॉर्मल टाइम है। ठीक है, आगे देखिए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो आपकी लेबर टर्नओवर है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसके लिए एज पर सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग उसका क्या फॉर्मूला होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन एवरेज लेबर फोर्स। जो नंबर ऑफ सेपरेशंस हैं अपॉन में एवरेज लेबर फोर्स। ओके, नेक्स्ट डैश इज सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। जो सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है वो क्या होता है, वो होता है मेरिट रेटिंग, जो एक सिस्टम में किया जाता है कि इतना काम करोगे तो इतना रेट मिलेगा, इतना काम करोगे तो आपको इतना रेट मिलेगा। ओके, ये आपका सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है टोटल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनके टोटल जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स। जो प्राइम कॉस्ट होती है वो क्या होती है, प्राइम कॉस्ट आपके पास आ जाती है, डायरेक्ट जो कॉस्ट होती है उसको आप प्राइम कॉस्ट बोलते हो। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इन तीनों को आप ऐड कर देते हो वो आपके पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। ओके, आगे कैपेसिटी ऑफ प्लांट विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड based on sales expectation is normal capacity। ठीक है, नेक्स्ट डैश seeks to recognize the movement and flow of cost within the firm non-integrated accounting system। the condition of increasing the contract price, जो कंडीशन है प्राइस की इंक्रीज होने की ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड लॉस कॉज टू कॉन्ट्रैक्टर बाय इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटेरियल वेजेस, इसको बोलते हैं हम एस्केलेशन क्लॉज। नेक्स्ट इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स कब आया था, ये 1961 में। ठीक है, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू, ये हम 4 साल तक क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट TDS एज पर इनकम टैक्स एम्प्लॉयज टैक्स। TDS का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एज सोर्स। ओके, आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। सर्विस टैक्स, जो सर्विस टैक्स है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, in India the tax proceeds of which of one of the following as a percentage of gross tax revenue has significantly declined in last 5 years। वो क्या होती है, एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ, जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है आपके पास वो किसका पार्ट है, वो आपके पास है फैक्ट्री ओवरहेड। Which among the following have not contributed to promotion of FDI, foreign direct investment, in India? Setting of sectored caps for investments। ठीक है, सेल्फ रियलायंस इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इम्प्लाइज दैट अ कंट्री, यानी कि आत्मनिर्भरता किस बात में निहित होती है कि देश वो सभी अपनी आवश्यकताएं जो हैं
को खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी विनिमय उसके पास हो। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया डोमिनेट्स द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट बिकॉज ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन। The World Bank Environmentally Sustainable Development Division has developed Green Index. Which one of the following is not a constituent? ठीक है, उसमें देखिए प्रोड्यूस एसेट्स भी, नेचुरल भी और ह्यूमन रिसोर्सेज भी, सोशल एसेट्स उसमें नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपके पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? दो घाटों की स्थिति का विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी, ये गलत है। ठीक है, दो घाटों को संभालने के लिए बनाए रखना आवश्यक है, ये भी ठीक है। दोनों घाटों को नियंत्रण रखने के लिए अनुदानों पर खर्च में कटौती और मदद, ये भी ठीक है। उधार लेकर ही चालू घाटे से उबरा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। द पीरियड ऑफ फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम विच कमेंस्ड इन द मिड ऑफ ए कैलेंडर ईयर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ सच इनकम परसेडिंग द असेसमेंट ईयर। यानी कि जो आपकी है उस इनकम को, ऐसी इनकम की जो है स्टिक, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। How does the management ensures that the management decision, policies and the procedures are followed in letter and spirit by all concerned? तो वो क्या हो जाएगा? वो इंटरनल चेक में आ जाएगा, किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, तभी तो हमें पता लगेगा कि प्रबंध के जो निर्णय नीति वो हैं उनका जो है पालन किया जा रहा है प्रॉपर। कॉन्टीन्यूस ऑडिट इज़ यूजफुल ऑफ बिकॉज, कॉन्टीन्यूस ऑडिट जो है वो यूजफुल है। मोर डिटेल चेकिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, ऑडिट कैन बी कम्प्लीटेड क्वाइट क्विकली, ये भी ठीक है। अगर कॉन्टीन्यूस होगा तो हमारा जो मेन ऑडिट होता है उसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। फिगर इन द अकाउंट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड एज द ऑडिटर, नो, गलत है। इंटरनल चेक कैन बी डन अवे विद, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजल्स लॉ? ठीक है, अभी हम इससे पहले क्या था? ओकुन्स लॉ आया था, ये है एंजल्स लॉ। या जो आपका एंजल्स लॉ है ये क्या बताता है? इससे हमें पता लगता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो इनकम है कंज्यूमर्स की, उन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, किस किस में बताता है ये? क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम में। ठीक है, जो आपका एंजल्स लॉ है वो क्या बताता है? वो कहता है कि अगर इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो जो फूड पर हम इनकम स्पेंड कर रहे हैं वो क्या होगी? वो कम होती जाएगी। ठीक है, भले ही एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है फूड पे वो बढ़े, लेकिन जो इनकम का पोर्शन है, जो इनकम हम स्पेंड कर रहे हैं फूड पे, वो कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फूड इज़ बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि जो इनकम इलास्टिसिटी होती है डिमांड ऑफ फूड की, वो क्या होती है? 0 और 1 के बीच में क्या करती है? लाई करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैंने बताया कि अगर इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड क्या हो जाता है? वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए अब। सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। सिक्योरिटी प्रीमियम हम कहाँ शो करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में। एरर्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स यानी कि किसी पर्टिकुलर आधारभूत पहलू जो बेसिक्स हैं, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवेल्यूशन इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो रिवेल्यूशन अकाउंट है वो हम कब बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। रिवेल्यूशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब आपके पास कोई भी पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है, या फिर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है।
ठीक है, और किसी भी पार्टनर की आपके पास क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एक होता है आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के केस में, यानी कि जब आप पूरी ही फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है, तब हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन, अब वो किस पर बेस्ड नहीं होती हैं, अमाउंट इन्वॉल्व, मटेरियलिटी पे भी बेस्ड करती हैं, प्रूडेंस पे भी और सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे भी, बट जो अमाउंट है उसके ऊपर वो नहीं डिपेंड करती है। ये आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हो चुका है। द क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर अकाउंट, जो क्रेडिट बैलेंस होता है लेजर में वो रिवेन्यू और या फिर लाइबिलिटी को शो करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सब हो चुके हैं, इसके लिए आपको चैनल पर जाकर वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। द स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट, जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो रिपोर्ट किसके पास करता है, कैग, कंट्रोल ऑफ, ठीक है, कैग के पास क्या करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है। ओके, किसके पास करते हैं वो, कैग के पास करते हैं, ठीक है, किसके पास करते हैं वो, कैग के पास करते हैं। कैग की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑडिट ऑफ ट्रांजेक्शन्स डज नॉट इंक्लूड एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोपर्टी ऑडिट, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट विल नॉट रिजल्ट इन क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स ओपिनियन ड्यू टू अ स्कोप लिमिटेशन, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, रिलायंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर, ठीक है। द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द कैग, हिज रेम्युनरेशन इज फिक्स्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग AAS डील्स विद ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड कौन सा स्टैंडर्ड है, अकाउंट AAS 8, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन, पहला पर्पस क्या है उसका, गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लीस्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। The nature, timing, extent of substantive procedure is related to assessed level of control risk directly, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली उससे कनेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ ए मोटर कार, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी, जिससे आपने वो बनाया है, तो क्या हो जाएगा, द मेटल यूज टू मैन्युफैक्चर इट। द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल इशूज एग्जिबिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, आपके पास इसमें मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, फीफो, ये सारे क्या है, मेथड्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ है फीफो के बारे में, तो फीफो में क्या आता है आपके पास, इसमें आता है इशू प्राइस जो होता है, ठीक है, वो इज़ ऑलवेज एट द अर्लीस्ट प्राइस, इशू प्राइस हमेशा सबसे पहले की कीमत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्राइसिंग रॉ मटेरियल इशू फ्रॉम स्टॉक, इसका मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वही जो डायरेक्ट उससे रिलेटेड होगी, तो जो
इसमें सुपरवाइज़र की सैलरी भी नहीं होगी, बोनस स्टोरमैन और ये भी नहीं होगा। इसमें क्या आ जाएगा, द वेजेस ऑफ एन ऑपरेटिव पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अचीव। जो आउटपुट से डायरेक्ट रिलेट होती है वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर। अब जो डायरेक्ट आउटपुट से रिलेट वेज हम देंगे उसे हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। Production overheads are absorbed into production units by the use of an overhead absorption rate. Which one of the following best describe how the absorption rate is calculated? Total cost centers में हम क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चंस हम कुछ कर चुके हैं, ठीक है, इन्हें हम दोबारा नहीं करेंगे। मास्टर बजट क्या होता है, मास्टर बजट में क्या क्या आता है, उसमें सब कुछ आ जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, सबके बेस पे एक बजट बनाया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर बजट बोलते हैं, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट जो होता है उसमें मतलब कि क्या होता है, हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, यानी कि वन वेयर द बजट इज़ परमिटेड टू अल्टर रिफ्लेक्ट चेंजेस, जिसमें हम एक्टिविटी लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंजेस को कर सकते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच ऑफ द बजट विल नॉर्मली बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द बजट प्रिपरेशन साइकिल, सेल्स बजट। सबसे पहले हम ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बजट प्रोसेस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉर्मली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बजट कमेटी की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वैलिड, कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या द बजट कमेटी शुड सेट द बजट्स फॉर कॉस्ट सेंटर, वो टोटल बनाती है, कॉस्ट सेंटर मैनेजर शुड प्रिपेयर देयर ओन बजट्स, राइट। क्योंकि जो बजट कमेटी होती है, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, देखो बजट कमेटी क्या करती है, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इन्होंने तो सिर्फ ये बोला है कि वो कॉस्ट सेंटर के मैनेजर्स के लिए होता है, ठीक है, शुड सेट, बट जो कॉस्ट सेंटर होता है वो खुद अपने लिए बजट्स बनाता है। A standard cost which will be most useful for control purpose is one which contains a reasonable degree of allowances for operating inefficiencies. Direct material total variance can be analyzed into, जो direct material होता है आपका, ठीक है, उसको आप कैसे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंसेस, जो टोटल वेरिएंस आपका होता है वो एफिशिएंसी और, हाँ, दो चीज़ों पे होता है ना, एफिशिएंसी एंड यूजेस, ठीक है। किस पे आ जाएगा वो, एफिशिएंसी एंड यूजेस पर। नेक्स्ट, वेयर द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 36 months, देयर विल बी 36 months, 3 years, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इफ़ गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन विच इज़ सेल्फ जनरेटेड इज ट्रांसफर्ड, सेल्फ जनरेटेड है तो नॉट बी एनी कैपिटल गेन, देयर विल बी, कोई वहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 वो किसको मिलती हैं, इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिलती हैं। Loss from a speculation business of a particular year can be set off the same year from incomes from speculation business. उस ईयर में जो भी स्पेकुलेशन बिजनेस से हमें इनकम हुई है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसको राइट ऑफ। एजुकेशन सेस इज लेवल इन केस ऑफ, सबको देना पड़ता है एजुकेशन सेस, इसके लिए एक लिमिट्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, वो एजुकेशन सेस की परसेंटेज भी मेंशन की जाती है। A country is said to be in debt if it has borrowed to make interest payments of outstanding loans. Okay. Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget? Union budget of the parliament कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ इन डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए वही आएगा कि जो आपके पास सर्विसेज और गुड्स हैं उनके प्राइस में
क्या हो रही है, गिरावट हो रही है जनरली, ठीक है, निरंतर कॉन्टिन्यूस जो चल रही है। ओके, ए ग्रेट डील ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया कम्स फ्रॉम मार्टियस देन फ्रॉम मैनी मेजर एंड मैच्योर इकोनॉमिक लाइक यूके एंड फ्रांस। वाई? क्योंकि इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशस, ठीक है। इसके बाद है द रिडक्शन इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विच रिजल्ट्स फ्रॉम टैक्स रेट्स नॉट बीइंग एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जब हम निजी जमा करने योग्य आय में कटौती जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित न किए गए दरों से परिमाणित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल ड्रैग, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अंडर इंडियाज करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। उसमें क्या नहीं आता, उसमें रेजिडेंट्स ने जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स हैं वो आपके उसमें नहीं आएंगे। ओके, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रू इंडेक्स में क्या देखते हैं हम कि पर कैपिटल इनकम में जो है, रियल पर कैपिटल जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट। अब देखिए, आपके पास ये दिया हुआ है कि ये इनमें से करेक्टली कौन सा मैच है। M1 M2 ब्रॉड मनी गलत, M3 M4 नैरो मनी गलत, M3 लिस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी नो, M4 ये ठीक है आपका, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी M1 M2 M3 M4 में क्या आता है, ठीक है। आगे देखिए, डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज वास्टिंग एसेट्स, यानी कि एक तरीके से डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, डेप्रिशिएशन 6, ठीक है। वेट, डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग अदर देन नेचुरल रिसोर्स वास्टिंग एसेट डिटेल अमंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, एक्सपेंडिचर ये दे रखा है, रिसर्च, ठीक है, लाइव स्टॉक और ये सब गिवन है। ओके, द अल्टरनेटिव दैट वुड डिक्रीज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एट द मोस्ट इज 20%, तो डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डायनामिक वेरिएबल। डायनामिक वेरिएबल कौन सा है, टास्क स्ट्रक्चर, टास्क हमारा डायनामिक वेरिएबल है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, 2 पेपर हम कर चुके हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करें, ठीक है। अगर आपको हमारी कंटेंट जो हम आपको दे रहे हैं वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।